पीछे पढ़ा है कि जस्ट अभी अभी पढ़ा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच कोई माध्यम नहीं था तो सी नॉट बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आया था। फिर हमने दूसरा केस हम उसी में पढ़ा कि जब प्लेटों के मध्य जो रिक्त स्थान है उसमें कोई पैरावैद्युत आ जाए, यानी सभी रिक्त स्थानों पर पैरावैद्युत पदार्थ आ जाए, तब धारिता C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी आ गया था। लेकिन अब इसमें पढ़ेंगे कि प्लेटों के बीच पैरावैद्युत तो होगा लेकिन सभी रिक्त स्थानों पे नहीं, कुछ इसमें स्थान रह जाएंगे। तो हमने मान लिया कि प्लेट ए और बी के बीच में कोई टी स्मॉल टी मोटाई का जिसका पैरावैद्युतांक के है माध्यम रखा हुआ है। तो टी मोटाई का कोई माध्यम रखा हुआ है जिसका पैरावैद्युतांक कितना है के है। प्लेटों के बीच की दूरी पहले से ही डी है, डी यानी जो प्लेटों के बीच की दूरी उसमें ही से कुछ टी मोटाई का पैरावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है जिसका पैरावैद्युतांक क्या है के। तो ये कुछ ही स्थानों पर पैरावैद्युत रखने पर देखते इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको मालूम है कि जब के यानी माध्यम ना हो तो इसके बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह कितना होता है। तो वैद्युत क्षेत्र जो था उसका फार्मूला क्या था, आपने भी पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर कोई माध्यम आ गया तो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या हो जाता है, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता है वहाँ पे क्या आ जाता है, के आ जाता है। तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं बहुत ईजी ढंग से। प्लेटों के मध्य रिक्त स्थान मतलब जहां पे पैरावैद्युत नहीं है, ये पैरावैद्युत हटा दे तो पूरा रिक्त स्थान हो जाएगा। तो प्लेटों के मध्य रिक्त स्थान यानी जहां माध्यम ना हो, पर वैद्युत क्षेत्र मान लेते कितना है, E1 है। तो जहाँ पे माध्यम नहीं, जैसे यहाँ पे माध्यम नहीं है, यहाँ पे माध्यम नहीं है, तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह E1 बराबर क्या होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के। हमने बताया था, सॉरी एप्सिलॉन नॉट। तो जहाँ माध्यम नहीं है वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का वैल्यू अभी क्या लिखे थे, Q बाई ए। तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट पहले से है। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र E1। अब पैरावैद्युत की उपस्थिति में वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो पैरावैद्युत के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो पैरावैद्युत के कारण वैद्युत क्षेत्र उसको हम मान ले रहे हैं E2। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, तो पैरावैद्युत जब पैरावैद्युत रख दिया गया है प्लेटों के बीच तो वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर, जब पैरावैद्युत आ गया तो पैरावैद्युतांक रख देंगे। कहाँ पे पैरावैद्युतांक का वैल्यू रखा जाता है, हमेशा एप्सिलॉन नॉट के पास। तो हो जाएगा Q अपान ए, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और के करके। तो पैरावैद्युत अगर माध्यम हो तो एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ के भी आ जाता है। अगर माध्यम ना हो जहाँ पे तो वहाँ केवल एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जहाँ पे माध्यम नहीं है उसका वैद्युत क्षेत्र Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे माध्यम है तो वहाँ पे Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ के भी आ गया। तो ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब जब प्लेटों के बीच दो वैद्युत क्षेत्र काम कर रहे हैं तो दो विभव भी काम करेगा। तो अतः प्लेटों के बीच विभवांतर निकाल लेते हैं। अतः प्लेटों के बीच कुल विभवांतर, तो प्लेटों के बीच कुल विभवांतर निकालते हैं। तो आपको मालूम है कि दो वैद्युत क्षेत्र तो दो विभव काम करेगा। तो विभव कैसे निकाला जाता है, विभव हम मान लेते हैं पहला विभव पहले वैद्युत क्षेत्र के कारण विभव V1 और प्लस दूसरे के कारण क्या है V2 है। और आपको मालूम विभव हमेशा जुड़ता है। तो V बराबर V1 प्लस V2। V1 क्या होगा, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र से विभव कैसे निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र और गुणे दूरी। तो देखिए ये E1 कहाँ पे है, जहाँ पे माध्यम नहीं है। तो कहाँ पे कितनी दूरी पे माध्यम नहीं है उसी दूरी का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो वैद्युत क्षेत्र में जब दूरी से गुणा किया जाता है तो विभवांतर मिल जाता है। तो अब ये E1 वैद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पे माध्यम नहीं है। तो उस क्षेत्र में जितनी दूरी पर माध्यम नहीं है उसी दूरी से गुणा करेंगे तो विभव पता चल जाएगा। तो कितनी दूरी पे माध्यम नहीं, देखिए टोटल दूरी प्लेटों के बीच है D, और D दूरी में से T दूरी पे तो
माध्यम है, तो बची जो हुई जो दूरी है वही भी माध्यम नहीं है। तो d दूरी में से t दूरी घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितनी दूरी बची हुई है, उसी से गुणा कर देंगे, मिल गया वैद्युत विभव E1 का। फिर प्लस V2 क्या होगा, दूसरे वैद्युत क्षेत्र अवगुणे, दूसरा वैद्युत क्षेत्र कब है, जब पैरावैद्युत हो, तो पैरावैद्युत कितनी दूरी पे है, t दूरी पे है, तो ये हो गया इंटू टी, भी बराबर। इसी को सॉल्व करेंगे वैल्यू रख के, तो Q अपान A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, फिर प्लस E2 का वैल्यू Q अपान A एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ K भी है K, और इंटू क्या है T। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, Q कॉमन है तो Q अपान A एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो बचा क्या यहाँ से D माइनस टी, प्लस यहाँ से क्या बचा T बाई K। अब Q इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो V बाई क्यू विच इम्प्लाइज दैट V बाई क्यू इज इक्वल टू 1 अपान A एप्सिलॉन नॉट। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, D और माइनस, यहाँ से T कॉमन कर लेते हैं, तो T कॉमन करेंगे तो 1, जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 1 अपान K। T कॉमन किया बचा 1, यहाँ से भी 1, ये प्लस हो जाएगा माइनस क्योंकि हमने माइनस कॉमन किया। तो अब क्या हो जाएगा, हमको पता है कि जो धारिता होता है Q बाई V होता है, तो उल्टा कर देते हैं, Q ऊपर V नीचे, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट ऊपर और ये D और माइनस T फिर इंटू 1 माइनस 1 बाई K डिनोमिनेटर में आ गया। अब Q बाई V को ही क्या बोलते हैं C, तो धारिता बराबर क्या हो गया A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T फिर 1 माइनस 1 बाई K। ये मिल गया संधारित्र की धारिता। कब, जब प्लेटों के बीच T मोटाई का कोई पैरावैद्युत रख दिया जाता है तब। प्लेटों के बीच अगर जितनी दूरी है यानी D, अगर D दूरी पर पूरा वैद्युत परावैद्युत कोई रख दिया जाता है तो धारिता C बराबर क्या आया था, A एप्सिलॉन नॉट K बाई D करके आया था। लेकिन यहाँ पे क्या आया है, D में से कुछ घटा हुआ है, तो D माइनस करके कुछ है, यानी डिनोमिनेटर में से कुछ घटा हुआ है। तो जब डिनोमिनेटर में से कुछ घटा हुआ है तो यानी D में से कुछ घटा देंगे तो D का मान पहले से कम हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो कम से अगर भाग देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी वैल्यू मिलेगी। यानी कि इस स्थिति में धारिता और अधिक बढ़ जाती है। तो प्लेटों के बीच सभी स्थानों पर पैरावैद्युत न भर के कुछ ही मोटाई का पैरावैद्युत भरेंगे तो उस प्लेट की जो धारिता होगी वो बढ़ जाती है। तो जब T मोटाई का कोई पैरावैद्युत प्लेटों के बीच रखा जाता है तो उन प्लेटों का जो पैरावैद्युतांक होता है वो पहले से बढ़ जाता है। कितना आता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 अपन K करके। अब इसी में अगर केस हम लोग यूज करें, कोई केस बनाए तो पिछला केस मिलता जाएगा। केस फर्स्ट क्या करते हैं कि यदि T बराबर 0 ले लें, T बराबर 0 मतलब कि T हो ही ना, यानी पैरावैद्युत ना हो, तो जैसे ही T बराबर 0 ले लेंगे यानी कि प्लेटों की मोटाई नहीं होगी, तब क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखते हैं T का मान 0, तो ये पूरा गुणा कर दें, पूरा टर्म 0, तो D में से 0 गया D केवल, तो C बराबर क्या मिल जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D और माइनस 0, यानी C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D। और अब आपको मालूम जब एप्सिलॉन नॉट के साथ K ना आए तो उस पूरे को क्या बोलते हैं, C नॉट, यानी यह C किसके बराबर है, C नॉट के बराबर। और पीछे आपने पढ़ा भी था कि जब माध्यम की अनुपस्थिति यानी माध्यम ना हो प्लेटों के बीच तो जो धारिता था उसको बोलते हैं C नॉट। C नॉट बराबर क्या था, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, जो कि इस फार्मूले से भी मिला, मतलब ये फार्मूला करेक्ट है। केस सेकंड लिखते हैं। केस सेकंड, यदि T बराबर क्या मान ले D, T बराबर D मतलब कि जो ये T है यह पूरा प्लेटों के बीच आ जाए, यानी कि पैरावैद्युत संपूर्ण स्थान पर भरा जाए। तो T बराबर अगर D हो जाएगा तो C बराबर देखिए A एप्सिलॉन नॉट बाई D और माइनस T है फिर इंटू 1 माइनस, अच्छा T की जगह क्या लिख देंगे D, 1 माइनस 1 अपान K। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट, देखिए D का इसमें मल्टीप्लाई तो D आएगा, यहाँ पे माइनस D प्लस D कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा D बाई K, और ये K चला जाएगा न्यूमरेटर में तो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K बाई D, जो कि पिछला फार्मूला आपको पता है
कि यदि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत रख दिया जाए तो माध्यम का तो प्लेटों का संधारित्र की धारिता क्या आ जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। अगर प्लेटों के बीच संपूर्ण जगह पे परावैद्युत हो तो सी नॉट आता था, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर कुछ ही स्थान पे हो तो ये वैल्यू, यानी इसी से हम लोग ये और ये केस प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें से सबसे जो बड़ी वैल्यू है वह कौन सी वैल्यू है, ये। यानी जब प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान पर न बल्कि कुछ ही स्थान पर अगर कोई परावैद्युत रख देते हैं तो उस समय प्लेटों की जो धारिता होती है वह अधिक होती है। तो ये संधारित्र जो चैप्टर हुआ, ये जो मेन टॉपिक्स थे खत्म हुए। अब इसके बाद पढ़ते हैं कि आखिर जब आवेश को संचित करेंगे तो आवेश जब जाके स्थित होगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यानी प्लेटों यानी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो अब जैसे जैसे कोई भी प्लेट को हम लोग आवेशित करेंगे तो उसका विभव बढ़ेगा। तो जब विभव बढ़ेगा, जब आवेशित करेंगे तो कार्य करना पड़ेगा, तो उसी कार्य को क्या कहते हैं, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, इसका डेफिनेशन। तो जब किसी भी संधारित्र की प्लेट को आवेशित करते हैं तो आवेशित करने में जो किया गया कार्य होता है उसी को बोलते हैं संधारित्र की संचित स्थितिज ऊर्जा। यानी प्लेटों को आवेशित करने में स्रोत द्वारा किए गए कार्य को संचित स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और स्थितिज ऊर्जा को हमेशा U से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं कि कितना होगा। तो अगर हम मान ले यदि किसी संधारित्र को 0 से Q आवेश, Q नॉट लिख देते, Q नॉट आवेश तक आवेशित किया जाता है। हम लोग मान लेते हैं कि माना किसी संधारित्र को 0 से Q नॉट आवेश तक आवेशित किया जाता है। किसी क्षण संधारित्र पर Q आवेश होने पर विभव भी हो तो मान लेते हैं जब Q आवेश हमने दिया तो Q आवेश से जो विभवांतर हुआ, विभवांतर D भी हो तो किया गया कार्य। तो किसी भी संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है उसी को बोलते हैं संधारित्र की संचित स्थितिज ऊर्जा। तो हमने माना कि किसी भी संधारित्र की प्लेट को 0 से Q नॉट तक आवेशित किया जाता है। तो अब आवेशित किया जाता है तो किसी समय अगर संधारित्र पे Q आवेश है तो उस संधारित्र का जो विभवांतर हुआ है यानी विभव में वृद्धि हुआ है वह dV है। तो Q आवेश के कारण विभवांतर dV हुआ तो किया गया कार्य भी क्या होगा, dW होगा। तो dW बराबर क्या होता है, Q इंटू dV। अब हम आवेशित कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, 0 से Q नॉट तक। तो कुल कार्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर इंटीग्रल हो जाएगा कहाँ से, 0 से Q नॉट तक, और Q और ये dV हुआ। अब देखिए यहाँ पे लिमिट तो आवेश का है और यहाँ पे D किसके पहले लगा हुआ है, V की, यानी समाकलन तो V का हो रहा है। तो V को चेंज कर लेंगे, चूंकि C बराबर क्या होता है, Q बाई V। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C। तो V बराबर Q बाई C। तो जहाँ जहाँ V है वहाँ पे क्या रखेंगे, Q बाई C। तो V की जगह रखेंगे Q बाई C। तो यहाँ पे dV है तो हम इसको लेके चलेंगे। तो dV बराबर dQ बाई C। तो क्या मिल जाएगा, W बराबर इंटीग्रल ऑफ 0 टू Q नॉट Q, और dV की जगह क्या रखेंगे, dQ बाई C।
तो डी के बाद क्यू है तो क्यू कहीं के बाद समाकलन का बाकी सब टर्म बाहर, तो डब्ल्यू बराबर डिनोमिनेटर से सी बाहर 0 टू क्यू नॉट क्यू और डी क्यू। अब आपको मालूम है तो ये क्यू डी क्यू यानी डी हटेगा, यहाँ से इंटीग्रेट हटेगा तो क्यू और इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, पावर में एक वृद्धि हो जाती है और जितना पावर टोटल मिलता है उसी से भाग हो जाता है। ये होता है इंटीग्रल, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, जितना पावर होता है उसी से भाग कर देते हैं और लिमिट जो है 100 लिख देंगे। ये कार्य अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/c, पहले अपर लिमिट रखेंगे क्यू की जगह, तो क्यू की जगह क्यू नॉट रखेंगे तो क्यू नॉट स्क्वायर तो स्क्वायर, बाई 2 है तो बाई 2, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे क्यू की जगह तो 0 का स्क्वायर बाई 2। अब 0 में किसी से डिवाइड करेंगे सब 0 आता है, तो W बराबर क्या मिल गया 1/2c और क्यू नॉट का स्क्वायर, तो 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी, ये मिला कार्य। अब इसी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, तो U बराबर क्या हो गया 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी। तेरह संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा, इसी को विभव के पद में लिखेंगे तो फिर से इसी फार्मूले से ब्रेक कर देंगे। तो क्यू नॉट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा सी इंटू भी, तो यू बराबर क्या लिखेंगे 1/2 क्यू की जगह क्या लिखेंगे सी इंटू भी और बाई स्क्वायर, तो क्या करेंगे स्क्वायर और बाई सी है तो सी, तो यू बराबर क्या हो जाएगा 1/2 सी भी स्क्वायर अपान सी भी स्क्वायर, एक टर्म कैंसिल, तो यू बराबर क्या मिला 1/2 सी भी स्क्वायर। ऊर्जा घनत्व, तो वैद्युत ऊर्जा घनत्व पढ़ते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी संधारित्र में जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है यू बराबर होता है हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी, या फिर यू बराबर हाफ सी भी स्क्वायर। ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा था संधारित्र के। तो नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत ऊर्जा घनत्व। तो वैद्युत ऊर्जा घनत्व क्या होता है, उसका डेफिनेशन, संधारित्र की प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। घनत्व तो हमेशा प्रति एकांक स्थान के लिए लिया जाता है, प्रति एकांक लंबाई हो सकता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल हो सकता है, प्रति एकांक आयतन हो सकता है। तो जो प्लेट है, तो प्लेट या कोई संधारित्र है, तो संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में कितनी स्थितिज ऊर्जा है उसी को बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। इसे यू ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यू ई बराबर ऊर्जा यानी संचित ऊर्जा और बटे आयतन, क्योंकि प्रति एकांक यानी बटे में आयतन। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक जूल और आयतन का मात्रक क्या होता है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, तो जूल प्रति मीटर क्यूब इसका मात्रक है। तो चलिए इसका फार्मूला क्या है एग्जैक्ट वो कैलकुलेट करते हैं। क्या जानते हैं, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा U बराबर लिखा हुआ है हाफ सी भी स्क्वायर, ये मालूम है। अब इसी में किससे भाग कर दे, आयतन से। तो आयतन क्या होगा, संधारित्र का आयतन क्या होगा, संधारित्र का क्षेत्रफल और गोले प्लेटों के बीच की दूरी। तो संधारित्र का क्षेत्रफल गोले प्लेटों के बीच की दूरी से भाग कर दे तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, हमें मालूम है कि चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होता है C बराबर, अभी हमने पढ़ा है क्या होता है A एप्सिलॉन नॉट K और बटा D, ये हुआ। तो C का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, तो रख देते हैं। तो U बराबर 1/2 C की जगह A एप्सिलॉन नॉट K और बाई D और इंटू भी स्क्वायर है। तो U बराबर 1/2, हम क्या करते हैं A में D का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर D का डिवाइड कर देते हैं। तो A इंटू डी मल्टीप्लाई किया, नीचे एक D है पहले से ही, एक D पहले से, एक D और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा D स्क्वायर। देखिए D से D कैंसिल, तो A अपनी जगह, एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह, एप्सिलॉन नॉट हम भूल गए,
एप्सिलॉन नॉट के। तो हमने क्या किया, क्योंकि डी का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डी का डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे डी से मल्टीप्लाई किए, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू डी, नीचे मल्टीप्लाई किया तो हो गया डी स्क्वायर। अब ये वी बाई डी को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, चूंकि वैद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है विभव बटे दूरी, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट किया था विभव बराबर क्या था, तो वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी, इधर आ क्या हो गया डिवाइड। तो विच इम्प्लाइज दैट यू बराबर क्या मिला 1/2 ए इंटू डी, फिर एप्सिलॉन नॉट के, वी बाई डी की जगह क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र ई, स्क्वायर है दोनों का तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए ए इंटू डी इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यू अपान ए इंटू डी, क्षेत्रफल और गुणे दूरी मतलब आयतन, बराबर क्या मिला 1/2 एप्सिलॉन नॉट के और इंटू ई का स्क्वायर। अब इसी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बटे क्षेत्रफल गुणे दूरी, क्षेत्रफल गुणे दूरी मतलब आयतन, तो यू बटे क्या लिखेंगे आयतन, बराबर 1/2। अब एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ अगर किया गया तो ये माध्यम का क्या लिखते हैं वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन इंटू ई का स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं, एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई का स्क्वायर। अब इसी को स्थितिज ऊर्जा बटे आयतन, तो एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा क्या बोलते हैं ऊर्जा घनत्व यू इंटू ई, बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई स्क्वायर। वायु या फिर निर्वात की अगर बात करें, वायु या निर्वात के लिए तो k का मान कितना होता है a, तो u e बराबर क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, k की जगह रख देंगे a तो क्या हो जाएगा e का स्क्वायर। ये हो गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घनत्व, u e बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट e।